नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका साप्ताहिकी में। मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम साप्ताहिकी लेकर, जिसमें हम आपको देते हैं बेहद ही कम समय में हमारे हर कार्यक्रम की पूरी जानकारी। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि ग्रीन टीम ने इस हफ्ते आपके लिए इकट्ठी की हैं कौन कौन सी जानकारियाँ। तो दोस्तों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अब बात करते हैं हमारे कार्यक्रम बातें खेती की, जिसमें इस हफ्ते हमने आपको दिखाया चुकंदर की खेती के बारे में और तुलसी के पौधे की खेती के बारे में। आइए जानते हैं इसकी मुख्य बातें। पूरे भारत में जो चीनी तैयार हो रही है जी, उसका 40% चुकंदर से चीनी तैयार की जाती है। और जो चुकंदर की चीनी तैयार करने के बाद जो हमारा शीरा मोलासिस जिसको कहते हैं जी, उससे हमारी ग्लिसरीन बनती है जी, और उस लैक्टिक अम्ल ये भी शीरा से ही तैयार होता है। एसीटोन, ब्यूटाइल अल्कोहल और एंटीबायोटिक जो दवाइयां होती हैं उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। तो इसकी जो है बहुत ही ज्यादा महत्व है इसका जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 हेक्टेयर से 10-12 टन चारा मिल जाता है। जब हम चुकंदर के ऊपर का हिस्सा काटते हैं हरा जी, तो वो चारे के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसमें 10% जो है क्रूड प्रोटीन होती है जो जानवर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होती है। और गूदे में भी जो है, जो इसका गूदा जो बनता है जी, उस गूदे में भी जो है प्रोटीन जी, बहुत मात्रा में पाई जाती है और ये पाचक प्रोटीन होती है, जी, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है जी। और 60% इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसमें प्रजातियां कौन कौन सी होनी चाहिए? देखिए, इसमें विदेशी प्रजातियां हैं और जी, भारतीय प्रजातियां भी हैं। जी, मेरेवो मेरा कपोली ये विदेशी जात है जी, और इसी तरीके से मेरेवो मैग्नापोल जी, ये दूसरी प्रजाति है, विदेशी प्रजाति है। रोमांस कावा 06, जी, US 75 जी, और USH 9 ये विदेशी प्रजातियां हैं। बिल्कुल। उसके बाद जो हमारे भारत में यानी जो हमारे यहाँ बनाई गई हैं उसमें पंथ S1, जी, पंथ S1 का मतलब पंतनगर यूनिवर्सिटी के द्वारा ये तैयार की गई है। जी, पंथ कंपोजिट 1, पंथ कंपोजिट 3 और जी, पंथ कंपोजिट 6 जी, ये भी वैरायटी जो है पंतनगर यूनिवर्सिटी की निकली हुई हैं। जी, उसके बाद IISR कंपोजिट 1 ये भारतीय हमारी जो है बहुत उन्नतशील प्रजातियां हैं। जी, लवड़ी भूमि में भी हम चुकंदर कर सकते हैं यदि हम पंथ S1 1 और पंथ कंपोजिट जो प्रजाति है वो और ISSR कंपोजिट 1 को जो अगर हम इस्तेमाल करें तो हम लवड़ी भूमि में भी चुकंदर पैदा कर सकते हैं। अगर हम बीज के उपचार की बात करें तो बीज का उपचार किस तरह से करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है जी, क्योंकि अगर हम बीज उपचारित नहीं करेंगे तो नाना प्रकार के रोग भी इसमें लग सकते हैं। तो ऐसी दशा में इसका जो उपचार करते हैं तो इसमें थीरम, कैप्टान और बावस्टीन की बात नहीं आती है। जी, इसमें 0.25% एगलाल या एराटान का घोल तैयार करते हैं। जी, और जब हम घोल तैयार कर लेते हैं तो जो बीज हमारा जितनी मात्रा हमको बोना है जी, उतना रात भर इसमें डाल देते हैं। बिल्कुल। रात भर ये भीगता रहता है तो सुबह इसको हम निकाल करके कहीं छाया में डाल देते हैं और हल्का सा सुखा लेते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जब एगलाल और एराटान के घोल से निकालें तो कभी भी सूर्य के प्रकाश में न सुखाएं, हमेशा छाया में सुखाएं और उसके बाद ही इसकी जो है बुवाई करें। अगर कोई तुलसी की खेती करना चाहता है तो उसके लिए वो भूमि की तैयारी कैसे करे? देखिए, तुलसी की खेती के बारे में जब हम बात करना चाहते हैं जी, तो भूमि की तैयारी से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसा आपने अभी कहा कि घरों में ये लगाई जाती है और औषध की वजह से ये लगाई जाती है। बिल्कुल। लोग इसकी पत्तियां डाल करके चाय पीते हैं, बहुत फायदा होता है। जी, तो ये अफ्रीका में इसकी 150 प्रजातियां हैं। जी, और जो घरों में लगाई जाती है उस तुलसी को हम ओसियम बैसिलिकम कहते हैं। लेकिन जब खेती की बात करते हैं तो हम किसानों के लिए कहते हैं कि हम इसका तेल निकालें और तेल निकाल करके इसके तेल को मंडी में दें, उससे हमको लाभ होगा। जी, तो इसके लिए जो है
हमें इजिप्शियन बेसिल एक प्रजाति है, उसका प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी जो परफ्यूम के लिए जो है वो परफ्यूम बेसिल, हालांकि वैसे इसकी बहुत प्रजातियां हैं। राम तुलसी भी कही जाती है, कृष्ण तुलसी भी कही जाती है, श्यामा तुलसी भी कहते हैं, नींबू तुलसी आती है, मंजरी तुलसी आती है, बहुत सी जातियां हैं। लेकिन खास कर जो है किसानों के लिए जो है इजिप्शियन बेसिल ही को रिकमेंड किया जाता है जी। अब बात आती है इसके लिए भूमि की जी। तो जब इसके बोने के लिए हमें बहुत ज्यादा उर्वरा स्तर वाली मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है जी। जब हम बलुआ दोमट और दोमट जमीन का सिलेक्शन कर लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं जी, तो ये हमारे लिए बहुत उपयुक्त होती है। लेकिन ये बड़ा आवश्यक है कि उसमें पानी का भराव ना हो, जल निकास अच्छा होना चाहिए। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर नर्सरी इसके तैयार करने की बात की जाए तो नर्सरी को किस तरह से तैयार किया जा सकता है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 1.5 किलो से लेकर के 2 किलो बीज जी की आवश्यकता पड़ती है जी। 1 हेक्टेयर के लिए। अगर खरपतवार खेत में उगता है तो उसके नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है जी। क्योंकि ये खरपतवार जो होते हैं ये अनइनवाइटेड जो है गेस्ट होते हैं, जिन्हें बुलाया नहीं जाता, बगैर बुलाए आते हैं, अपने आप आ जाते हैं जी। तो अपने आप आए हुए जो है वो हमारी रसोई में जो कुछ रखा सब खाएं पिएंगे, खत्म करेंगे। हाँ, और जब वो खत्म कर देंगे तो हम क्या खाएंगे? बिल्कुल। तो ऐसी दशा में पौधे को पूर्ण अपने पोषक तत्व मिले जी, इसलिए जो अनावश्यक पौधे जम आए हैं जी, जिनको हम खरपतवार कहते हैं जी, तो इनको हम खुरपी की सहायता से गुड़ाई करें जी, और गुड़ाई करके इनको निकाल दें। बिल्कुल। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि चुकंदर की खेती और तुलसी की खेती कैसे की जाती है और इससे कितना लाभ मिलता है। आगे हम ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि गांठ गोभी की खेती कैसे की जाती है। जारी रहेगी खेती की बातें, तब तक रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। आगे अपनी खेती की बातों को बढ़ाते हैं और बात करते हैं अब अगली खेती की, जो है गांठ गोभी की खेती। जानते हैं कि हमारे कृषि विशेषज्ञ ने गांठ गोभी की खेती के बारे में कौन कौन सी रोचक बातें बताई और उसके लाभ के बारे में, उसकी उपज के बारे में क्या क्या बताया। आइए देखते हैं बातें खेती की। शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गांठ गोभी, जो गोभी की एक प्रजाति में से एक है, उसकी खेती कैसे की जाती है और उसकी खेती के लिए सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन से जलवायु की आवश्यकता होती है? देखिए, गांठ गोभी जो है जिस तरीके से फूल गोभी और पत्ता गोभी है उसी तरीके से एक गांठ गोभी भी है। और जिस तरीके से फूल गोभी खेती की जाती है लगभग उसी तरीके से गांठ गोभी की भी खेती की जाती है। गांठ गोभी जो है बहुत ही पौष्टिक होती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और प्रोटीन, कैल्शियम ये बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभप्रद होती है जी। जहाँ तक इसकी जलवायु की बात आती है तो ये जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जी, और दूसरा साइप्रस क्षेत्र है जी, ये इसके लिए मुख्य क्षेत्र है। ये यहाँ की फसल थी जी। पुर्तगाल से भारत में ये लाई गई जी। और भारत में मैदानी क्षेत्र में शरदकालीन समय में और दक्षिण भारत में जो है वो खरीफ की फसल में इसकी खेती की जाती जी। इसके लिए जो है समशीतोष्ण जलवायु कहा जाए तो बहुत ही उपयुक्त है। साथ ही शुक्ला जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि गांठ गोभी की जलवायु तो आपने हमें बता दी कि कौन सी जलवायु की इसमें आवश्यकता होती है, और साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि इसकी कौन कौन सी प्रजातियां हमारे देश में, पूरे भारतवर्ष में लगाई जाती हैं? देखिए, एक तो जल्दी बोई जाने वाली जाति है जी, जिसको हम सफेद वियना कहते हैं जी, और दूसरी जो है वो जो अगर हमें देर हो जाती है बोने का समय में, अगर हम लेट हो गए हैं तो उसको कहेंगे पिछैती। तो पिछैती में जो है वो हमारी पर्पल वियना है जी। और दूसरी जो है वो है किंग ऑफ नॉर्थ जी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसको IRI कहते हैं, पूसा, इसने भी एक बहुत अच्छी प्रजाति हिमाचल प्रदेश के लिए निकाली है जी। और उसका नाम है पूसा विराट। ये 800 से 900 ग्राम की एक गांठ होती है इसकी
जी, अच्छा। हाँ, और 13 से लेकर के 14 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। जी। मतलब ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। हम्म। और इससे उपज जो है वो 192 क्विंटल पर हेक्टर हमको उपज मिल जाती है। बिल्कुल। तो इस तरीके से इन प्रजातियों को ही हम प्रयोग करें और इनका समय के अनुसार चयन करें। गांठ गोभी की नर्सरी कैसे लगाई जाती है, उसकी नर्सरी कैसे तैयार की जाती है? देखिए, जो बीज हमने लिया, अगर हमको 1 हेक्टेयर लगानी है जी, तो मैंने बताया कि 1 किलो से लेकर के 1.5 किलो आपने बीज ले लिया। बिल्कुल। अब नर्सरी डालने से पहले इसको उपचारित कर लें, और उपचारित करने के लिए 200 से 300 मिलीलीटर जी, आप नीम का तेल ले लें। अच्छा। और नीम के तेल से इसको उपचारित करें। नीम के तेल में इसको बीज को अच्छी तरीके से भिगो दें। जी। 1 किलो बीज के लिए ये मात्रा है 200 से 300। ज्यादा अगर आपको और ज्यादा करना है तो उस हिसाब से नीम के तेल की मात्रा को आप बढ़ा लेंगे। जी। अब जब इससे ये उपचारित हो गया तो उसके बाद नर्सरी के लिए हमने जो खेत तैयार किया है उसमें 100 वर्ग मीटर का एरिया हम चयनित कर लें, और 100 वर्ग मीटर में जो हम नर्सरी डालेंगे वो हमारी 1 हेक्टेयर की रुपाई के लिए पर्याप्त होगी। बिल्कुल। अब उसमें हमें करना क्या है कि हमें क्यारियां बनानी है, और क्यारियां बनाने के बाद हम उसमें गोबर की खाद डालेंगे। तो जो क्यारियां बनाएंगे उसकी चौड़ाई 0.75 मीटर या अथवा 1 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए, इससे ज्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। और लंबाई उसकी जो है 8-10 मीटर तक रख सकते हैं। जो चौड़ाई हम रखते हैं 0.75 मीटर या 1 मीटर रखते हैं, उसका उद्देश्य हमारा ये है कि हम जब बीज डाल देंगे और बीज में हम उसमें पानी भी लगाएंगे, उसमें जो खरपतवार निकल आएंगे उनको भी हम नष्ट करेंगे, तो हमें खेत में घुसना ना, उसमें नर्सरी में घुसना ना पड़े। तो जो अब हमने क्यारी तैयार कर ली है उसमें हम अच्छी तरीके से गोबर की खाद अच्छी तरीके से डाल करके मिला दें। जी। अब गोबर की खाद मिलाने के बाद थोड़ी सी छनी हुई गोबर की खाद अलग रख लें। अब हमने जो बीज लिया है उस बीज को हम उन क्यारियों में बो दें। बिल्कुल। और बोने के बाद फिर उस पर जो है थोड़ी सी मिट्टी उसमें खाद में मिला करके और उसके ऊपर से बुरक दें ताकि वो बीज ढक जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम कभी भी तेज ट्यूबवेल का पानी आ रहा है उस पानी से सिंचाई ना करें उसकी। जब उसको हम फुब्बारे से सिंचाई करें, क्योंकि बीज अगर तेज पानी से आएगा तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो नर्सरी हमारी बेकार हो जाएगी। तो हम फुब्बारे से सिंचाई करेंगे। समय समय पर इसमें जो खरपतवार निकल रहे हैं उनको हम निकालेंगे। और इस तरीके से ये 4-5 सप्ताह की जब हो जाती है, 4-5 सप्ताह की जब हो जाए तो हम फिर इसको खेत में लगाने के लिए तैयार करते। अब मैं आपसे आगे जानना चाहूंगी कि इसकी सिंचाई कैसे की जाए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि जैसे ही रोपण करेंगे हम वैसे तुरंत एक तो पहले सिंचाई कर देंगे। उसके बाद 2-3 सिंचाइयां हम 3 या 4 दिन के अंतराल पर करेंगे ताकि मिट्टी अच्छी तरीके से जड़ को पकड़ ले और पौधा अच्छी तरीके से विकास करना शुरू कर दे। बिल्कुल। उसके बाद जाड़ों में 10-15 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई करते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो नजर डालेंगे अपनी डायरी पर। एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। अब नजर हमारी डायरी पर, यानी बात हमारे कार्यक्रम देश डायरी की, जिसमें हम आपको कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों से रूबरू करवाते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि आपके आसपास के सभी खबरों से आपको रखें अपडेट। तो आइए जानते हैं कि किन किन सुर्खियों में क्या क्या रहा खास। केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के पर्यावरण में सुधार लाने के लिए वायु अधिनियम 1981 की धारा 18 के तहत दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी एजेंसियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के लिए जारी किए गए हैं।
इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को नियंत्रित करने के साथ ही बैटरी से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने पर विचार किया जाएगा। साथ ही पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि वायु प्रदूषण फैला रहे गैर रूप से चल रहे ईंट भट्टों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खराब मॉनसून और पानी की कमी के कारण मराठवाड़ा और तेलंगाना में हल्दी का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इससे हल्दी के भावों में तेजी के आसार आगे भी बने रह सकते हैं। हालांकि बीच में बाजार में उठाव कमजोर होने से हल्दी के दामों में कुछ नरमी भी आती रहेगी। वहीं वित्त वर्ष 2015-16 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान हल्दी के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्पाइस बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक इस साल हल्दी का एक्सपोर्ट 5% बढ़ा है। इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से 46,500 टन हल्दी का एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 44,400 टन हल्दी एक्सपोर्ट हुई थी। पूरे वित्त वर्ष के लिए स्पाइस बोर्ड ने 80,000 टन हल्दी एक्सपोर्ट का लक्ष्य तय किया हुआ है, जबकि पिछले साल पूरे वित्त वर्ष में 86,000 टन हल्दी का एक्सपोर्ट हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड गवर्नेंस पहल के तहत महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ई ऑफिस लॉन्च किया है। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने ई ऑफिस को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे संगठनों को भी जल्द ही ई ऑफिस के दायरे में लाया जाएगा। मंत्रालयों की सभी फाइलों के लेगेसी डाटा का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। जो काम करने में पहले 30 से 40 दिन लगते थे, वही काम अब 3 से 4 दिन के अंदर हो जाते हैं। रबी की बुआई को लेकर नए साल की शुरुआत में निराश करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक गेहूं का रकबा और ज्यादा पिछड़ गया है। साथ में दलहन का रकबा भी पिछले साल के मुकाबले घट गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी तक देश भर में 271.46 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 293.16 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल लग चुकी थी। यानी पिछले साल के मुकाबले गेहूं का रकबा करीब 22 लाख हेक्टेयर पिछड़ा हुआ है। वहीं 1 जनवरी तक देश भर में 128.24 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 131.33 लाख हेक्टेयर में दलहन की बुआई हुई थी। जल्द ही एक ऐसा मोबाइल ऐप आने वाला है जिसके जरिए ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि जिस ऑनलाइन डीलर से आप खरीद करने जा रहे हैं वो कितना विश्वसनीय है। इसके अलावा ये भी पता लगाया जा सकता है कि खरीदे गए प्रोडक्ट की क्या वारंटी है, ये असली है भी कि नहीं। इन सेवाओं के लिए जल्द ही warrantier.com लॉन्च किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने कैंसर की बीमारी से निपटने के लिए एक नया तरीका इजाद किया है। इसके लिए कैंसर की बीमारी से ग्रस्त कोशिकाओं को पंक्चर कर नष्ट किया जाएगा। इसके तहत कैंसर कोशिकाओं में विद्युतीय तरंगों के जरिए एक बारीक छेद किया जाएगा, जो मानव के बालों की मोटाई के मुकाबले 1 लाख गुना छोटा होगा। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कहना है कि ये छेद कैंसर कोशिकाओं को पलक झपकते ही खत्म कर देगा, जबकि इससे बीमारीग्रस्त कोशिकाओं के इर्द गिर्द मौजूद किसी भी स्वस्थ कोशिका को कोई नुकसान भी नहीं होगा। गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश को गिर प्रजाति की गाय और सांड देने से मना कर दिया है। गुजरात सरकार का कहना है कि वहां गिर प्रजाति की गाय और सांडों की संख्या तेजी से कम हो रही है। अगर यही हाल रहा तो वहां गिर प्रजाति खत्म हो जाएगी। इसीलिए दूसरे राज्यों को गाय और सांड नहीं दिए जाएंगे। उधर पंजाब सरकार भी साहीवाल नस्ल की गाय और सांड देने से मना कर चुकी है। इससे मध्य प्रदेश में गौवंश की नस्ल सुधार की योजना खतरे में पड़ गई है। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम पशुओं के संरक्षण और संवर्धन का काम करता है। इसके लिए गिर, साहीवाल और थारपारकर नस्ल की गाय और सांडों को लाकर ब्रीडिंग के जरिए अच्छी नस्ल के बछड़े पैदा किए जाते हैं। सांड किसानों को दिए जाते हैं ताकि देसी गायों से क्रॉस ब्रीडिंग की जा सके। प्रदेश में करीब 25 सालों से गिर, सांड और गाय लाई जा रही हैं। हर साल गिर प्रजाति की औसत 200 गाय और सांड प्रदेश में लाए जाते हैं।
सितंबर में जब कुक्कुट विकास निगम की टीम गिर सांड और गाय लेने गुजरात गई तो वहां अधिकारियों ने गाय और सांड देने से स्पष्ट मना कर दिया। भारतीय गेहूं के सबसे बड़े खरीदार बांग्लादेश ने 50,000 टन गेहूं की खरीद के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर निकाला है और इसके लिए आवेदन 10 जनवरी तक किया जा सकता है। टेंडर जीतने वाली पार्टी की घोषणा 10 जनवरी को ही कर दी जाएगी। बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड के मुताबिक इंपोर्ट होने वाले गेहूं में से 60% यानी 30,000 टन गेहूं की डिलीवरी चिटगांव पोर्ट पर होनी है, जबकि बाकी 40% यानी 20,000 टन की डिलीवरी मोंगला पोर्ट पर की जानी है। टेंडर के सभी नियम और शर्तें बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड की वेबसाइट पर दिए हुए हैं। बांग्लादेश भारतीय गेहूं का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन साल 2015 के दौरान बांग्लादेश ने भारत से गेहूं इंपोर्ट में भारी कटौती की है। छत्तीसगढ़ के मौसम विभाग में डॉपलर रडार लगाने की अनुमति भारत सरकार से मिल गई है, जिसके बाद मौसम केंद्र जल्द ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो जाएगा और जल्द ही मौसम केंद्र में बारिश, आंधी, तूफान का सटीक और बेहतर अनुमान लगाया जा सकेगा। इस रडार की खास बात ये है कि सैटेलाइट से छोटे सिस्टम जो पकड़ में नहीं आते थे, वे आसानी से डॉपलर रडार में आ जाएंगे। साथ ही 300 से 500 किलोमीटर के एरिया में मौसम में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, इसकी जानकारी 3 घंटे पहले ही मौसम विभाग को मिल जाएगी। डॉपलर रडार साल 2016 के अंत तक लगने की उम्मीद है। दोस्तों, साप्ताहिकी में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मुनाफों से जुड़ी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात करेंगे हमारे कार्यक्रम खबर मुनाफे की। दोस्तों, चाय की चुस्कियां जितना हमें सुबह मज़ेदार लगती हैं, उतनी ही अब चाय के कारोबारियों के लिए भी मज़ेदार साबित होने वाली है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। चाय का निर्यात पकड़ सकता है रफ्तार, निर्यात से आय में भी बढ़ोतरी। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक भी वित्तीय वर्ष 2015-16 में अप्रैल से अक्टूबर तक के दौरान चाय के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों में इस दौरान चाय का निर्यात तकरीबन 11,92,000 क्विंटल का देश से हुआ है, जिससे तकरीबन 2,318.07 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। यदि पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2014-15 के दौरान समान अवधि में हुए निर्यात पर नजर डालें तो इसमें भी कमी दर्ज हुई है। इस दौरान चाय का कुल निर्यात 11,11,000 क्विंटल हुआ था। इसी प्रकार से इस निर्यात से प्राप्त आय में भी कमी आई और ये समान अवधि में घटकर 2,224.54 करोड़ रुपए के करीब रही थी। इसके साथ ही आगे चाय उद्योग को उम्मीद है कि चाय के निर्यात के साथ साथ इसकी कीमतों में भी तेजी आ सकती है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि वैश्विक बाजारों में भी कीमतों में सुधारात्मक रुख दिखने लगा है। इसके अलावा चाय की नीलामी केंद्रों में भी पहले की अपेक्षाकृत भाव में सुधार बताया जा रहा है। चाय आयातक देशों में रूस, अमेरिका और ईरान आदि देशों में ऑर्थोडॉक्स चाय की बेहतर कीमतें मिल रही हैं। भारत में ऑर्थोडॉक्स चाय का उत्पादन मुख्यतः दार्जिलिंग, नीलगिरी और असम आदि में होता है। हालांकि इसके अलावा कुछ अन्य बेहतर क्वालिटी की चाय की भी वैश्विक बाजारों में अच्छी कीमत मिल रही है। चाय की गुणवत्ता बेहतरीन हो तो इसकी अच्छी कीमत भी मिल जाती है। दूसरी तरफ निर्यातकों को इस बात की खबर से राहत मिली है कि केन्या में चाय के स्टॉक में कमी आ रही है, क्योंकि ज्यादातर देश केन्या से ही चाय का आयात करते हैं। अगर हम मौजूदा साल की बात करते हैं, अगर हम सन 2015-16 की बात करें तो अप्रैल से अक्टूबर तक चाय के निर्यात में हमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। इस दौरान चाय का जो निर्यात है वो तकरीबन 11,92,000 कुंटल का देश से हो चुका है, जिससे तकरीबन भारत देश को 2,318 करोड़ की एक अच्छी खासी आय प्राप्त हुई है। लेकिन ठीक इसके पिछले साल अगर हम बात करते हैं, सन 2014-15 की बात करते
करते हैं तो इसी दौरान के इसी समय अवधि के अनुसार जो चाय की जो निर्यात हुआ था उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली थी। तकरीबन 11,11,000 कुंटल का यहाँ से एक्सपोर्ट हो पाया था। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि और उससे जो रेवेन्यू हमें प्राप्त हुई थी वो तकरीबन 2,224 करोड़ रुपए रही थी। तो हमने देखा कि सन 2014-15 के मुकाबले सन 2015-16 में चाय का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में हुआ है, आय भी अच्छी प्राप्त हुई है और जिस तरीके से एक्सपोर्ट में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि चाय का जो उद्योग है उसके लिए अच्छी खबर है, चाय के जो व्यापारी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। और जिस तरीके से चाय की जो नीलामी केंद्र थे वहाँ पर भी पहले की अपेक्षा भाव में काफ़ी सुधार बताया जा रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो चाय के जो सबसे बड़े जो आयातक देश हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं चाय के, रशिया, अमेरिका और ईरान, वहाँ से काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को हमें मिल रही है। तो दोस्तों अब चाय के बाद बात करते हैं उसकी मिठास की, यानी कि चीनी की। चीनी के कारोबारियों के लिए भी एक अच्छी खबर है। चीनी वर्ष 2015-16 में अब चीनी का एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। 60 लाख टन चीनी का निर्यात तय कर दिया गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। 2015-16 सीजन में करीब 7 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट के सौदे हुए हैं। जी हां, खाद्य मंत्रालय के जानकारों के मुताबिक अब तक हुए एक्सपोर्ट के कुल सौदों में से चीनी मिलों ने दिसंबर अंत तक करीब 3.25 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट भी कर दिया है। चीनी मिलों के संगठन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा ने 15 दिसंबर तक करीब 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट के सौदों की पुष्टि भी की। उनमें से करीब 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट होने की बात भी कही थी। सरकार ने इस साल चीनी मिलों को राहत देने के लिए गन्ना किसानों के खातों में गन्ने पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे पहुंचाने के लिए कदम उठाया, जिसके तहत किसानों के खातों में प्रति क्विंटल 4 रुपए 50 पैसे की दर से सब्सिडी पहुंचाई जा रही है। हाल ही के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में उठाव देखने को मिला है, जिस वजह से भारतीय चीनी कंपनियों को एक्सपोर्ट करने में सहूलियत हो रही है। दिसंबर के दौरान यूरोपियन मार्केट में चीनी का भाव करीब 4% बढ़कर 435 से $440 प्रति टन के बीच चल रहा है। फिर जी आपसे जानना चाहेंगे साल 2015 और 16 के दौरान जो चीनी के जो एक्सपोर्ट सौदे हैं वो तकरीबन कितने हो चुके हैं? जी देखिए 2015-16 में तकरीबन 7 लाख टन चीनी के एक्सपोर्ट के सौदे हुए हैं। जैसे कि अभी जानकारी खाद्य मंत्रालय के अनुसार जो अभी तक आई है, चीनी जो एक्सपोर्ट के कुल सौदों में से चीनी मिलों ने दिसंबर आखिरी तक तकरीबन 3.25 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट कर दिया था। तो चीनी मिलों के जो संगठन है इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार 15 दिसंबर तक तकरीबन 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट के सौदे हो चुके थे। उनमें से तकरीबन 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट होने की बात भी कही थी। तो जिस तरीके से सरकार ने इस साल चीनी मिलों को राहत देने के लिए गन्ना किसानों के खातों में गन्ने पर जो दी जाने वाली जो सब्सिडी थी वो सीधे उनके अकाउंट में पहुंचाने का कदम उठाया था, जिसके तहत किसानों के खातों में प्रति कुंटल 4.50 रुपए की दर से सब्सिडी पहुंचाई जा रही है। तो और हाल के दिनों में हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चीनी की जो कीमतें हैं उनमें थोड़ा उछाल देखने को मिला है। अगर हम वायदा बाजारों की बात करते हैं, अगर हम NCDX में बात करें तो चीनी की कीमतों में अच्छा खासा में उछाल देखने को मिला है पिछले 4 से 5 महीने में। तो ओवरऑल जो गन्ने के जो किसान हैं उनके लिए जो चीनी उद्योग है उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और दोस्तों इसी के साथ हमने बात की मक्का उत्पादन की। देश में सूखा पड़ने की वजह से मक्के के उत्पादन में भारी गिरावट आई है और इसी के साथ ही सरकार ने सरकारी कंपनियों को 5 लाख टन मक्के को इंपोर्ट करने की इजाजत भी दी है। तो आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। 5 लाख टन मक्का इंपोर्ट को मिल सकती है हरी झंडी। जी हाँ, अगर मक्का का इंपोर्ट होता है तो 16 साल में पहली बार इंपोर्ट होगा। गौरतलब है कि 2014 और 2015 के मॉनसून सीजन के दौरान देश में सामान्य के मुकाबले बहुत कम बरसात हुई है। देश में मक्का का अधिकतर उत्पादन खरीफ सीजन में होता है, लेकिन लगातार 2 खरीफ सीजन के दौरान बरसात की कमी की वजह से मक्का के उत्पादन में कमी आई है। साल 2014 के दौरान
देश में खरीफ सीजन के दौरान मक्का का उत्पादन घटकर 163.9 लाख टन रह गया है। 2015 के खरीफ सीजन में हालांकि पहले उत्पादन अनुमान में 172.5 लाख टन मक्का उत्पादन होने का अनुमान है, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि दूसरे अनुमान में इसमें भारी कटौती हो सकती है। मक्का के उत्पादन में आई कमी की वजह से इसकी कीमतों में उठाव देखने को मिला है। विजी, जिस तरह से यहाँ पर मॉनसून में कमी के चलते मक्के के उत्पादन में कमी आई है, उसके चलते क्या लगता है जो मक्के का उत्पादन है उसमें किस तरह की कमी देखने को मिली है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मानसून की जो कमी हमें इस साल देखने को मिली, सन 2015 में देखने को मिली, उसका सीधा सीधा जो असर है हमें मक्के की खेती पर भी देखने को मिला। जिस तरीके से मक्के का जो उत्पादन है वो खरीफ सीजन में किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले 2 खरीफ सीजन की अगर हम बात करें तो बरसात की कमी की वजह से मक्के के उत्पादन में भी कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से सरकार को इम्पोर्ट का एक फैसला है यहाँ पर लेना पड़ा है और तकरीबन 5 लाख टन मक्का इंपोर्ट को अभी अप्रूवल सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। ये सिर्फ मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं जो डिमांड है उसकी कमी को पूरा करने के लिए ये 5 लाख टन सरकार इजाज़त दे सकती है। हालांकि 2014-15 के मानसून सीजन के दौरान अगर हम बात करें तो देश में जैसे कि कम बारिश हुई थी, उसमें उत्पादन है तकरीबन 163.9 लाख टन रह गया है, जबकि 2015 के खरीफ सीजन में अगर हम बात करें तो उत्पादन तकरीबन 172 लाख टन होने का अनुमान है। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी आपके रोजगार से जुड़ी। एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात करेंगे हमारे कार्यक्रम रास्ते और भी है की, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके रोजगार से जुड़ी ढेरों बातें, और साथ ही इस बार हमने आपको बताया कंबल के बारे में। दोस्तों, इन सर्द हवाओं के बीच में कंबल आपकी जेब कैसे गर्म कर सकता है, आइए जानते हैं हमारे कार्यक्रम में रास्ते और भी हैं। मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में दस्तक दे रही है ठंड। वैसे तो चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए सभी इस मौसम का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन ये मौसम तब ठिठुरने पर मजबूर कर देता है जब ठंड बढ़ जाती है। उस वक्त हम ढूंढते हैं इससे बचने के उपाय, और सभी घरों के कबर्ड में बंद कंबल और रजाइयां निकलने लगती हैं। सर्दियों में गर्म कपड़ों के साथ रात में ओढ़ने और बिछाने के बिस्तर की मांग भी बढ़ जाती है। ऐसे में बाजार में कई वैरायटी उपलब्ध हैं, जिनमें मशीन से लेकर हाथ से बने हर तरह के प्रोडक्ट्स शामिल रहते हैं। साथ ही एक सच ये भी है कि आज के इस दौर में हर इंसान अपने आराम के लिए अनेक वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, और अगर देखा जाए तो हर एक सामान दूसरे का पूरक होता है। जैसे कि अगर सर्दियों की बात की जाए तो जितनी जरूरत सर्दियों में गर्म कपड़ों की होती है, उतनी ही कंबल की भी होती है। ठंड से बचने के लिए सब कंबल का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इन कंबलों को अपने रोजगार का जरिया बनाने के बारे में बेहद कम लोग सोचते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन कंबलों को अपनाकर अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। कंबल शब्द सुनते ही सर्दियों की याद तो आती ही है, साथ ही एहसास होता है ठंडी ठंडी हवाओं का। उस वक्त हम ठिठुरने के बजाय ढूंढते हैं रास्ता ठंड से बचने का, और अगर यही ठंड आपकी जेब गर्म करने का जरिया बन जाए तो ये कौन नहीं चाहेगा। अगर इस वक्त आपके दिमाग में ये आ रहा है कि रोजगार का जरिया इस ठंड में कैसे मुमकिन है, तो हम आपको बता दें कि ये सर्द हवाएं ही आपको रोजगार का जरिया देंगी, जिसमें आप अपने साथ कई दूसरे लोगों को ठिठुरने से बचा सकते हैं।
कंबल बनाने के काम से आप लोगों को ठंड से बचाने के साथ ही अपनी जेब भी गर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साटन लगाता हूँ और मैं 15-20 दिन से लग रहा हूँ यहाँ पे, और मैं 800 रुपये दिन के कमाता हूँ और मैं इस काम से खुश हूँ। मैं यहाँ कंबल के कोने लगाती हूँ। जब यहाँ काम आता है मैं 2-3 महीने काम करके जाती हूँ। 200-250 की दिहाड़ी रोज की बनती है हमारी। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि एक ही समय में पूरे विश्व में मौसम का एक जैसा हाल नहीं रहता। कहीं ज्यादा ठंड तो कहीं ज्यादा गर्मी पड़ती रहती है। उदाहरण के लिए अगर हम अपने देश के 29 राज्यों को ही देखें तो एक ही वक्त पर हर राज्य में मौसम बदलता रहता है। जहां पहाड़ी इलाकों में पूरे साल एक कंबल की जरूरत बनी ही रहती है, वहीं राजधानी दिल्ली में साल के 4 महीने ही इन कंबलों की आवश्यकता पड़ती है। चाहे कंबल की मांग साल के कुछ ही महीने क्यों ना हो, लेकिन इन कंबलों से लोग साल के 12 महीने रोजगार कमा सकते हैं, क्योंकि कंबलों का ऑर्डर पूरे साल आता रहता है। इसके साथ ही एक सच ये भी है कि पैसे कमाना तो सब चाहते हैं, लेकिन सबको पैसे कमाने का जरिया नहीं मिल पाता। तो इसीलिए हम आपको कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने का रास्ता बताते हैं। फूल लगा रही हैं और पैकिंग भी करते हैं। पैकिंग करके भेजना है और इसमें जो दागी उगी है उसको बाहर निकाल देते हैं। यही काम करते हैं और 135 रुपया दिन देती है। बस इसी से हम खुश हैं। 6 बजे छुट्टी, 9 बजे आने से। अगर हम कंबलों के उपयोग की बात करें तो कंबल की आवश्यकता सिर्फ हमारे घर में ही नहीं पड़ती है, बल्कि कई सरकारी संस्था, जेल, गैर सरकारी संस्था आदि में इन कंबलों का प्रयोग किया जाता है। इन कंबलों को इस्तेमाल करने वाले लोग तो खुश रहते ही हैं, साथ ही इन कंबलों को अपने रोजगार का जरिया बनाने वाले भी अपने काम से संतुष्ट हैं और इसी रोजगार को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारे कृषि विशेषज्ञ देंगे आपके सवालों का जवाब। एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात करेंगे हमारे कार्यक्रम पूछे अपना सवाल की, जिसमें हमारे किसान दोस्त खेती से जुड़े सवालों को पूछते हैं और हमारे कृषि विशेषज्ञ देते हैं उन सवालों का जवाब। तो आइए देखते हैं पूछे अपना सवाल। हेलो नीतीश जी, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। मैं सोनल बोल रही हूँ। पिछले दिनों आपका कुछ सवाल था खेती बाड़ी से जुड़ा, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। हाँ सर, मैंने प्याज की नर्सरी लगाई थी। हाँ जी। और उसमें मतलब क्या बोलते हैं वो हल्का ऊपर माने करीब अभी 20 दिन के करीब हो गया है पौधा, और ऊपर से वो सूख कर मतलब पीला होकर सूख जा रहा है पौधा। देखिए, इसके लिए एक दवा आती है डाइथेनियम 45। हाँ सर। तो इसका जो है आप 0.1% का घोल बना लें। अगर बहुत ज़्यादा ही बीमारी लग गई है तो 0.2% का घोल बना लें, यानी 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके और इसका छिड़काव करें आप। तो इससे जो है ये पीलापन होना और उसके बाद पौधे का सूख जाना ये समाप्त हो जाएगा, और ये दोनों मतलब बीमारी जो है समाप्त हो जाएगी। हाँ जी। सबसे पहले जब ऊपर से पीला पड़ रहा है, ये रोग का पहला सिम्टम है, पहला चिन्ह है। उसके बाद उसी से रोग धीरे धीरे नीचे तक आता है और पौधा पूरा समाप्त हो जाता है। तो इसी दवा से ये सब पूरा ठीक हो जाएगा। डाइथेनियम 45। डाइथेनियम 45। हाँ नीतीश जी, उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयुक्त होगी। अब हम अपने दूसरे कॉलर को कॉल लगाते हैं। हेलो महेंद्र जी नमस्कार, मैं सोनल बोल रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी मैम जी, आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं उनसे। सफेद रोली लगती है साहब हमेशा ही, इससे काफी नुकसान होता है बाहरी फसलों में। पत्तियों पर सफेद पत्तियों पर और तनों पर जम जाता है। हाँ, वो पत्ते के नीचे साहब ड्रॉप।
हाँ, मतलब सफेद सफेद फफूंदी जैसी आ जाती है। हाँ हुक्म। हाँ, तो देखिए हर ऐसा बार होता है साहब, इसमें M45 का एंट्रोकोल मिक्स करके मैं स्प्रे भी करवाता हूँ मैं इसमें एक बार करीब करीब 30-35 दिन की फसल में। जी, हुक्म। ऐसा है, आप मैलाथियान ले लीजिए। मैलाथियान एक रसायन आता है और इसको 2.5 किलो जो है लेकर के 1000 लीटर पानी में घोल करके 1 हेक्टेयर के लिए ये दवा होती है। तो हाँ, तो इसको आप छिड़काव करेंगे तो ये आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। ये बीमारी है M45 का तो कर दिया था, पर वो ट्राइकोडर्मा भी डाल दिया था मैंने गोबर में मिक्स करके, पानी में छिड़काव करके दाब के उसको। देखिए, ट्राइकोडर्मा तो उस समय काम करता है जिस समय की हम शुरुआत में लेते हैं, और ये भूम जनित जो बीमारी होती है, फफूंदी होती हाँ, है, वो उस समय खत्म हो जाती है। अब चूंकि आपका पौधा जो है खड़ा है इस समय, और ट्राइकोडर्मा के बाद भी वो बीमारी जो है वहां पर दबी नहीं, उभर करके आई है। तो ऐसी दशा में जो है आपको मैलाथियान का छिड़काव करना जरूरी है, और उसमें 2.5 किलो जो है मैलाथियान 1000 लीटर पानी में लेकर के और आप इसका छिड़काव करेंगे तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है सर। 2-2 ढाई महीने की फसल हो गई साहब, अब इससे तो पॉसिबल बैठ ही नहीं रहा उसमें साहब, घुसना मुश्किल है। हाँ वो बड़ी बड़ी सरसी होगी साहब, 7-7 फुट। नहीं तो ये बताइए, फली आ गई है? हाँ, फली आना चालू हो गया साहब, आधी फली आ चुकी। अच्छा, ये बताइए, फली पर तो सफेदी नहीं आई है? फली पे नहीं आई साहब, नीचे के पत्ते पे, लास्ट नीचे के बड़े पत्ते पे। वैसे आप कोशिश करिए, एक हल्का सा छिड़काव करा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये फफूंदी फली पे आ जाए और फसल ही जो है खराब हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम जब खराब हो जाता है तो दवा लगाने के बाद भी दोबारा जो है हम रिकमेंड करते हैं कि मौसम खराब है तो दोबारा 15 दिन के बाद इसे रिपीट कर दें। तो वो अगर रिपीट नहीं हो पाई है तो आप उसी दवा को ना रिपीट करके दूसरी दवा आप लगा दें। आप मैलाथियान। सही है सर। हुक्म। ये जाता तो मेरों से होता होगा, सब साइडों से ही जाता होगा ना, अंदर एकदम अंदर थोड़ी जाएगा साहब। नहीं, ऐसा है कि जो आप स्प्रे करेंगे हुक्म, तो स्प्रे करने पर पत्तियों पर नीचे जाएगा। हुक्म नहीं साहब, ऐसा है जैसे पूरे खेत में स्प्रे कर दिया जब 35 दिन की फसल थी तब। अब ये साइड की जो साइडों में करवा देते हैं साहब, जो साइड से तो जाता होगा नहीं अंदर। देखिए, ऐसा है मेरा जो प्रिकॉशन है वो ये है कि अगर मैं इस दवा का स्प्रे करवा दूंगा तो आपकी फली पर कोई प्रभाव नहीं आएगा और फली अच्छी खासी जो है तैयार हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अब कॉल लगाते हैं हमारे अगले कॉलर को और पूछते हैं उनकी क्या समस्या है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई। हेलो, अनार सिंह जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। मैं सोनल बोल रही हूँ सर। आपका खेती बाड़ी से जुड़ा कोई सवाल था? जी, मैं ये पूछ रहा था कि मेरी जो आलू की फसल है ना जी, उसके पत्ते के जो बराबर से बिल्कुल काले पड़ गए हैं जी। हाँ, और कई पीले भी हो गए हैं। कीड़े भी लग रहे हैं और पत्तियां जो है काली पड़ गई हैं। हाँ, तो जो ये पत्तियां काली पड़ रही हैं वो पत्तियां क्या सिकुड़ भी रही हैं? हाँ, सिकुड़ भी गई है और वो हो गई है बिल्कुल बराबर से काली। हाँ, मतलब काले या भूरे रंग की हो गई हैं सिकुड़ करके। हाँ, तो देखिए इसमें आपका झुलसा रोग लग रहा है। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको डाइथेनियम 45 एक दवा आती है। अच्छा, और उस डाइथेनियम 45 का 0.2% का एक घोल बना लीजिए आप, और उसके लिए मैं बता दूंगा आपको 2 ग्राम 1 लीटर में घोलने पर ये 0.2% का घोल बन जाता है। अच्छा, तो अगर आपका क्षेत्रफल जितना हो उसी के हिसाब से आप जो है दवाई 1 एकड़ में लगा रखी है। 1 एकड़ में अगर आपने लगा रखी है तो ये आपका जो है वो 750 ग्राम जो है दवा आपकी 500 लीटर पानी में घोलनी है आपको। ठीक है जी। और उसको आपको छिड़क देना है। और उसके बाद आपका ये ध्यान रखें कि अगर छिड़कने के बाद 2-3 दिन के बाद भी अगर आपको कुछ कहीं हल्का सा और दिखाई दे रहा है तो 15 दिन के बाद इसी को दोबारा फिर से इसकी जो है पुनरावृत्ति करें, दोबारा फिर से छिड़काव करें। तो दोस्तों, आज की साप्ताहिकी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।